गैस्ट्रिक इश्यूज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। गैस की समस्या को लेकर इसकी समस्या को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन और बीमारियों का भी शिकार बना सकती है। पेट में गैस बढ़ने के कई कारण होते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम डॉक्टर से जानेंगे कि गैस, ब्लोटिंग और पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उसके उपाय क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ है एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Shubham Vats. He is consultant gastroenterology, Fortis Escort Hospital, फरीदाबाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शुभम आपसे है कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज की हम बात कर रहे हैं कि क्या कारण होते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज के, और जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत एक्सेस गैस हो रही है, चाहे वो स्टमक में हो, तो क्या कॉजेज होते हैं और उनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उर्वशी जी, पहले तो मैं आपका जागरण मीडिया का और आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा, और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद का, कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने अपने व्यूज शेयर कर पा रहा हूं, और इस मीडिया के हेल्प से मैं इतने सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ। जहां तक आपके सवाल की बात है गैस्ट्रिक इश्यूज के बारे में, मैम देखिए, गैस्ट्रिक इशू बोलना एक बहुत ही वाइड और जेनरिक सी टर्म है। कई लोगों को पेट में दर्द हो उसको गैस्ट्रिक इशू बोलते हैं, कई लोगों को पेट खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है उसे गैस्ट्रिक इशू बोलते हैं। जो आप एक्सेस गैस फॉर्मेशन की बात कर रही हैं, ये जनरली देखा गया है कि लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ कैसी है, वो एंग्शियस कितने हैं, इससे काफी रिलेशन होता है। हमने देखा है आज के टाइम पे जंक फूड्स का जो सोसाइटी में क्या कहते हैं, मतलब एडवेंट है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल बर्गर्स, पिज्जाज और ये सब खाना बहुत कॉमन है। फ्राइड फूड खाना बहुत कॉमन है। हमारा फाइबर इनटेक, जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइक सैलड्स हैं, वो सब काफी डिक्लाइन पे है एवरेज पॉपुलेशन में। हम धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के मेंबर बने जा रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक, खासकर कोविड पैंडेमिक में, घर पे बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो मिलाकर गैस्ट्रिक इश्यूज को पनपने में एक फर्टाइल ग्राउंड बनाती हैं। और ये करके हमने देखा है डे बाय डे ये चीजें बढ़ते जा रही हैं। और ये जो आपका बेसिक रीजन क्वेश्चन है कि ये क्यों इतना ज्यादा है, वो इस सब का एक अमेलगम है, इस सब का एक मिक्सचर है। हम एक एक चीज का अगर ख्याल रखें तो काफी सारी चीजें हमारी जो है, डाइजेशन, भूख लगना, वो भी बेटर डायरेक्शन में जाएंगी। जी, so बेसिकली आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस को हमें अडॉप्ट करना यस, चाहिए। रूट कॉज इज पुअर लाइफस्टाइल, जो आज और बुरा होते जा रहा है, वही है जो हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज को इतना ज्यादा कर रहा है। जी, लाइफस्टाइल हम आएंगे इस सवाल पे भी, लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एक इससे मिलता जुलता सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर शुभम, कि हम जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो कोविड की जो थर्ड वेव आई, उसमें भी हमने देखा कि लोगों को स्टमक इश्यूज बहुत हुए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का भी किसी किसी को सामना करना पड़ा, which was one of the symptoms of this third wave of COVID. So इससे मिलता जुलता सवाल मेरा ये है कि लोगों को excessive burping का भी इशू हुआ, and some people also complained of chest heaviness. So क्या इसके क्या कारण है? I mean, ऐसा क्यों हुआ, और क्या is this a sign of something serious? मैम, कोविड, देखिए, कोरोना वायरस डिजीज जो है, जो पैंडेमिक 2019 में स्टार्ट हुआ था वुहान, चाइना से, ये एक बेसिकली वायरस है, आरएनए वायरस। तो कोई भी जो वायरल इन्फेक्शन होती है उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या पेट के सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, आपने अपनी जानकारी में भी देखा होगा, कुछ लोगों को सिर्फ डायरिया, वॉमिटिंग था, उनको भी कोविड निकला। कुछ लोगों को पेट में दर्द था, उनको भी सिर्फ कोविड निकला। वो इसलिए है क्योंकि वायरस जो होता है, वो कोई भी वायरस हो, वो नॉन स्पेसिफिकली आपको ये सब सिम्टम्स करा सकता है। दूसरी चीज जो हमने देखी है कोविड के दौरान, चेस्ट हैवीनेस और लोगों को गैस बनने की चीजें भी ज्यादा हुई हैं।
ये काफ़ी रिसर्च इस पे चल रही है जिसको कोविड इंड्यूस्ड डिस्पेप्सिया बोलते हैं और ऐसा देखा गया है कोविड का लिवर पे और पेट पे और आंतों पे भी एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट रहा है। जो चेस्ट हेवीनेस और टाइटनेस की आप बात कर रही हैं, वो मैम जनरली क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें फूड पाइप स्टमक से जहाँ मिलती है, वहाँ पे एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल हिंदी में बोल सकते हैं ढक्कन होता है, जो एक बार नीचे खाना, पानी या हवा चली जाए तो उसे वापस नहीं आने देता। कुछ लोगों में और कोविड में भी ऐसा देखा गया है कि इन चीज़ों का रिफ्लक्स होता है ऊपर और वो जब हमारी फूड पाइप में इरिटेशन करता है, तो हमें चेस्ट हेवीनेस और टाइटनेस लगती है। देखिए चेस्ट हेवीनेस और टाइटनेस अगर आपको एसिडिटी या इस सब की वजह के से हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट जनरली अपने फिजिशियन से मिलना, एक ईसीजी कराना और कोई अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज़ को रूल आउट करना, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, वो शायद इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कई बार हम एज़ कॉमन मैन बहुत ज़्यादा गैस-गैस करते जाते हैं और कई बार कोई बहुत बड़ी कार्डियक इश्यू अंडरलाइंग होता है। तो आई थिंक इतना ईज़िली कोई चेस्ट डिस्कम्फर्ट को हमें बिल्कुल दबा नहीं देना चाहिए, कि वह गैस की वजह से हो रहा है। जी, so it's very important to rule out the cause कि यस, एक्चुअल रूट में कॉज़ अगर हमें पता होगा तो बहुत ईज़ी होगा मैम हमारे लिए ना हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिमिलर क्वेश्चन है आई मीन जैसे कुछ लोगों को समस्या होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, तो सबसे पहले मुझे बताएं क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस और क्या कारण होते हैं और इसका क्योर क्या होता है एज इन इज दिस अ लाइफ टाइम डिसऑर्डर या जो पूरी लाइफ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आगे चल के क्या इससे बचा कैसे जा सकता है या इसका क्योर कैसे किया जा सकता है? मैम लैक्टोज़ एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बेसिकली डाइसैकेराइड होता है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो लैक्टोज़ आइडियली सिर्फ़ मिल्क में मिलता है। जैसे आपने देखा होगा मिल्क होता है, उसमें जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज़ होता है। जैसे ही हम उस मिल्क को फर्मेंट करके ओवरनाइट दही बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं या पनीर बनाते हैं, वो लैक्टोज़ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो लैक्टोज़ का डाइजेशन और लैक्टिक एसिड का डाइजेशन डिफरेंट पाथवेज़ से होता है। तो लैक्टोज़ का डाइजेशन होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये छोटी आंत होती है, उसके सरफेस में एक एंजाइम होता है, इसका नाम लैक्टेज़ होता है। वो लैक्टेज़ उस लैक्टोज़ को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ता है, तभी वो डाइजेस्ट हो सकता है। बट ऐसा देखा गया है कि जैसे हम वी एज इन लाइफ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये लैक्टेज़ की मात्रा हमारी आंतों में कम होता जाता है। तो जैसे वो एक लेवल कम हो जाता है, एक लेवल के नीचे पहुँच जाता है, तो वो लैक्टोज़ को तोड़ नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है, दूध पीने के बाद इंसान को बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है, उसे डाइजेशन पुअर हो जाती है, उसे लूज़ स्टूल्स आने लग जाते हैं। तो इसको क्लासिकली लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान जो भी पैदा होता है, उसको लाइफ़ में कभी न कभी लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है। क्योंकि वो लैक्टेज़ की मात्रा कम होना एक नेचुरल फिनोमेना है। अब वो कब कम होगा ये कोई नहीं बता सकता। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि बहुत लेट कम हो। बट लैक्टोज़ इंटॉलरेंस जब किसी को हो जाती है, दूध पीने से दिक्कत होती है, तो हम उसे लैक्टोज़ या मिल्क अवॉइड करने को ही बोलते हैं। वही एक चीज़ होती है कि विद टाइम जैसे हमारे बड़े-बुजुर्ग थे, जब मैं भी छोटा था तो बोलते थे कि हम दूध इसलिए नहीं पीते, चाय इसलिए पीते हैं कि दूध हमें भाता नहीं है या दूध हमें नसीब नहीं होता। तो उसका मतलब यही होता है लेमैन टर्म्स में कि उनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो गई है, जो एक नेचुरल चीज़ है, इससे घबराने की बात नहीं है, बट उस टाइम पे हमें डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए लैक्टोज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब मिल्क को अवॉइड करना पड़ेगा। जी बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगला सवाल मेरा ये है कि एसिडिटी की समस्या होती है बहुत काफ़ी लोगों को। इनफैक्ट अभी तो काफ़ी कॉमनली सुनने में आता है कि पीपल फेस दिस इश्यू कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एंड मोस्टली पीपल कंप्लेन कि रात को जब वो सोते हैं या लेट नाइट उनको नाइट टाइम के ड्यूरिंग नाइट उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? मैम ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है जो आप पूछ रही हैं, काफ़ी लोगों को बहुत कॉमनली होता है और एसिडिटी जैसे आप कॉमन टर्म्स में बोल रही हैं एसिडिटी, वैसे हमारी मेडिकल इस चीज़ को जीईआरडी बोलते हैं हम, गर्ड। जी फॉर गैस्ट्रो, ई फॉर इसोफेजियल, आर फॉर रिफ्लक्स, डी फॉर डिजीज़। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। देखिए एसिड एक नॉर्मल चीज़ है जो हमारे शरीर में कुदरत ने या ऊपर वाले ने बना के भेजी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एसिडिटी हो रही है मतलब एसिड हमारे शरीर के लिए खराब है। हमारा पेट उस एसिड को मैनेज करने के लिए बना है, बट एसिड एट द रॉन्ग प्लेस कैन कॉज़ सिम्पटम्स। तो जो आप कह रही हैं, जो मैं आपको बता रहा था
कि हमारे फूड पाइप और पेट के बीच में एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ढक्कन कह सकते हैं जिसको। जब भी खाना, पानी या जो भी नीचे जाता है, वो ढक्कन उसे ऊपर आने से प्रिवेंट करता है। कुछ लोगों में लाइफ़स्टाइल के चलते, कुछ लोगों में और बहुत सारी चीज़ों के चलते, खाने-पीने के चलते, ये जो खाने का पदार्थ हमारे पेट में जाते हैं, वापस आने लगते हैं। तो जब ये एसिड और हवा हमारे यहाँ पे फूड पाइप में लगता है, तो वो एसिड के लिए नहीं बनी फूड पाइप, तो हमें यहाँ पे जलन महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न हो रहा है या हमें एसिडिटी हो रही है। और रात को क्यों होता है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम खड़े हैं, तो ग्रेविटी हमें हेल्प करती है कि एक बार पेट में चीज़ चली गई तो उसे ऊपर आना मुश्किल है। रात की तरफ हम लेट जाते हैं, जब इंसान लेटता है तो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट चले जाता है, तो फिजियोलॉजिकल रिफ्लक्स ही बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत हेवी डिनर करते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं, तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर आपके खाने और सोने में 1 घंटे से कम का डिफरेंस है, तो एसिडिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर आपको रात को एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो बेस्ट है कि आप खाना जल्दी खाइए, उसके बाद वॉक करिए अच्छे से और फिर लेटिए। अगर फिर भी हो रहा है, तो अपना हेड एंड थोड़ा एलिवेट कर दीजिए, ऐसे। तकिया मोटा नहीं लेना है अपने को हेड एंड एलिवेट करना है ऐसे। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट से फिर ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसे दिन में खड़े होने पे मुश्किल होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको एसिडिटी लगती है, वो मैं यही बोलूँगा आपको भी कि बहुत सारे लोग ये जो एसिड की दवाइयाँ हैं, वो लेते हैं ओवर द काउंटर। देखिए, एसिड को मारना या एसिड को खत्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसिड नॉर्मली जो हमें दिया गया है, वो बहुत सारी चीज़ों के डाइजेशन में काम आता है। आयरन की डाइजेशन में, फोलिक एसिड की डाइजेशन में, विटामिन बी12 की डाइजेशन में, कैल्शियम की डाइजेशन में, मैग्नीशियम की डाइजेशन में। तो हमें ऐसे ओवर द काउंटर ये दवाइयाँ नहीं खाते रहना चाहिए। हमें अपने लाइफ़स्टाइल पे काम करना चाहिए और हमें अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके उसका एक्सटेंट को असेस करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू पुट अक्रॉस वाया योर मीडिया। या थैंक यू सो मच। एंड जिनको भी ये प्रॉब्लम है, सो डॉक्टर शुभम ने आपको बताया है कि आपको क्या नहीं करना है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और इसको इससे बचाव करने के लिए। अगला सवाल, हम डॉक्टर शुभम हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। तो क्या वैसे तो मैं ये पूछने वाली थी कि कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है लोगों को, तो उसके रिलेटेड क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए लोगों को, बट मेरा क्वेश्चन ये वाइडर एस्पेक्ट में है कि जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही है होती है, चाहे एसिडिटी हो, चाहे जीईआरडी गर्ड की बात करी आपने, या कॉन्स्टिपेशन, या कोई भी ऐसी गैस्ट्रिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम लोगों को होती है, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए जिसकी वजह से उनको इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक पर डे फॉर एटलीस्ट 5 टू 6 डेज़ अ वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हम डेडिकेटेड वॉक नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो मुझे कहते हैं कि सर मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो घर पे घूमती रहती हूँ, या सर मेरा तो फील्ड का काम है, मैं तो चलता ही रहता हूँ। एक्चुअली इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है डेडिकेटेड अपने आप को आधा घंटा देना, जिसमें मैं फ़ोन घर पे छोड़ रहा हूँ या फ़ोन को ऑफ कर रहा हूँ या फ्लाइट मोड पे डाल रहा हूँ और बस आधा घंटा मैं वॉक करने जा रहा हूँ। टाइमिंग इज़ नॉट ज़रूरी। उस आधे घंटे को इतना ब्रिस्क हो कि 3 से 4 किलोमीटर मैं चल रहा हूँ। अगर मैं उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई वेट्स उठा रहा हूँ या मैं नेचुरल बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो फिर किस्मत वाली बात है। वो हर किसी को टाइम वो मिले, नहीं मिले, बट आधा घंटा मेरे को लगता है हर कोई अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है मैम फाइबर इंटेक, सैलेड्स खाना। देखिए, पहले क्या होता था कि कॉन्स्टिपेशन जनरली वेस्ट की बीमारी थी। मतलब यूएस, यूरोप में ज़्यादा होती थी, इंडिया में कम होती थी क्योंकि हम नेचुरली हाई फाइबर ईटर थे। हम सैलेड बहुत ज़्यादा खाते थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाते थे। विद टाइम ये चीज़ें बदली हैं। जो यूएस, यूरोप में, वेस्ट में लोग हैं, उन्होंने हमारी डाइट अपनाई है। अगर आप देखेंगे वो फाइबर भर के खाते हैं और हमारा फाइबर कम होते जा रहा है। तो ये उल्टा हो रहा है धीरे-धीरे। तो हमें एक्टिवली फाइबर इंटेक का ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैम, वेट। ओवरवेट होना अपने आप में कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इश्यूज़ को प्रिडिस्पोज़ करता है। इसका बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि वेट तभी कम हो सकता है जब मैं 2 घंटे जिम जाऊँगा तो। ऐसा नहीं है। वेट रिडक्शन के लिए 80% जो काम करता है वो डाइट काम करती है। आप अगर हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच नहीं करूँगा, सीधा डिनर करूँगा। ऐसे में क्या करता है इंसान? तीनों टाइम का खाना एक साथ रात को खा जाता है। 10 रोटी खा गया, 8 रोटी खा गया, 6 रोटी खा गया। वो हमें अवॉइड करना है। हर 2 से 3 घंटे में मल्टीपल स्मॉल मील्स लें कि कभी हमें इतनी भूख ना लगे कि हम ओवरईट कर जाएँ या ओवरबोर्ड चले जाएँ खाने को लेके। हम वो क्रेविंग कभी आए ना हमें, उस लेवल की कि हम इतना सारा खा जाएँ।
फिर मैम नाइट टाइम रूटीन ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मेरे को लगता है साथ में मैं एक और चीज़ कवर करना चाहूँगा, हमारा स्क्रीन टाइम। कुछ लोग जो मतलब जिनका काम ही कॉर्पोरेट है, जिनका काम ही वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर पे है, वो तो स्क्रीन टाइम नहीं रिड्यूस कर सकते। बट आप देखेंगे पैंडेमिक में घर पे बैठ के बहुत लोगों ने ओटीटी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स को नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम इनको इतना अब्यूज़ किया है कि वो पूरे-पूरे दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहे हैं। फ़ोन पे ही लगे रहे हैं। उससे उनकी क्या होता है उनको समझ नहीं आता बट नाइट टाइम स्लीप का जो पूरा साइकिल है वो खराब हो जाता है। एक बार वो खराब होने लगता है तो आपकी डे टाइम स्लीपीनेस बढ़ती है। एक बार वो होता है आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल करती है। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है। फिर आप ये नहीं बता सकते कि पहले पहले नाइट टाइम स्लीप खराब हुई या पहले एंग्ज़ायटी हुई या पहले स्लीप क्वालिटी खराब हुई या ओवर ईटिंग हुई, ये सब कुछ फिर मिलके खराब कर देता है। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम सर, जो भी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आपने बताए, आई एम श्योर अगर वो हम फ़ॉलो करें, वो सब फ़ॉलो करें तो उनको जो भी ये समस्या है, चाहे वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ की हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की हो, चाहे वो एसिडिटी की हो, बर्पिंग की हो, उससे उनको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर शुभम ये है कि जैसे कि अभी हम बात चर्चा कर रहे थे कि लोगों को चेस्ट हेवीनेस होती है या पेन होता है चेस्ट में, एंड दे से कि शायद गैस की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, एंड कभी-कभी लोग नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने बताया कार्डियक इश्यूज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये गैस की वजह से पेन हो रहा है या हार्ट रिलेटेड पेन है? तो जरा अगर आप इस पे हमें कुछ बताना चाहें। ये लॉन्ग स्टैंडिंग अगर मेरे को गैस की दिक्कत हो रही है तो एक बार ढंग से किसी फिजिशियन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे अक्लमंदी का काम होगा। एक बार प्रोफेशनल ओपिनियन लेना आई थिंक बेस्ट होगा। बिकॉज़ अगर आपको ईसीजी की रिक्वायरमेंट है, एक बार वो हो जाए, कोई इस्कीमिया तो नहीं है, कोई और सिम्पटम्स हिस्ट्री ली जाए, कि ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कुछ बुरी आदतें काफ़ी लोगों में देखी गई हैं जो आजकल स्ट्रेस से बढ़ भी रही हैं। कुछ लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। तो उससे भी ये चीज़ें ना ओवरलैप करती हैं। तो आपके कार्डियक इश्यूज़ हैं या गैस्ट्रो के इश्यूज़ हैं, वो ओवरलैप करते हैं। तो अ, सॉरी, कोई भी ऐसा श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है जो मैं आपको बताऊँ कि डिफरेंशिएट कर दे। ये केस टू केस एक डॉक्टर को बहुत बारीकी से ये जज करना पड़ता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं इधर से उधर उसको बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरा ये बोलना आई थिंक पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा कि ये चीज़ डेफिनिटली अलग कर देती है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर एक्यूट ऑनसेट है मतलब पहले मुझे कभी नहीं था, बस 2-3 घंटे से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे केस में मुझे अर्जेंट मेडिकल केयर की नीड होती है। जनरली आप देखेंगे जिनको गैस की दिक्कत होती है वो सालों-साल की हिस्ट्री देते हैं आपको। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपको गैस की प्रॉब्लम होती नहीं है, पर 2-3 घंटे से एकदम से आपको बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस और गैस जैसा कुछ बन रहा है, तो आई थिंक यू आर द पर्सन हू रिक्वायर्स मेडिकल केयर मोर देन एनी अदर पर्सन। जी। सो बेसिकली आप ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो इंस्टेड ऑफ अपने आप को मतलब ये सोचने की इसको इग्नोर करने की बजाय या नजरअंदाज करने की बजाय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल केयर एक बार जनरल फिजिशियन को या दिखा लेना चाहिए, सो दैट हम समय से रूल आउट कर सके मैं अगर वही कह रहा हूँ ना कि आप और मैं अगर यहाँ पे बात करें कि ये चीज़ गैस्ट्रिक इश्यू और कार्डियक इश्यू में डिफरेंशिएट कर सकती है और इंसान खुद ट्राई करने की कोशिश करे और 100 में से एक बंदे को भी अगर वो कार्डियक इश्यू है, वो मिस हो जाए और उसकी जान चली जाए, तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा हमारा ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे डिलीवर करना। तो आई थिंक एक एग्जैक्टली। प्रोफेशनल ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस टू केस डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। सो अगर ऐसी कोई समस्या है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे सही केयर आपको मिले, सही प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले। तो अगर अपने आप ट्राई करने की बजाय आप जाके एक्सपर्ट से, जो इस स्पेशलिटी में एक्सपर्ट हैं, उनसे जाके आप कंसल्ट करिए और उन उसके बाद जो अगर वो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको बताते हैं तो उसको फॉलो करिए, सो दैट आपको रूट कॉज पता चले कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और उसको फिर आप सही तरीके से उसको आप क्योर कर सकते हैं। एक अभी हम जैसे बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स की, तो क्या मोस्ट मीन्स आप जैसे डॉक्टर शुभम इस प्रैक्टिस में हैं काफी सालों से, तो आप अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस क्या मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं, या आप अपना अगर इफ यू वांट टू शेयर एनी एग्जांपल इसका।
हम मेजर तो आपने बात करी, जो कॉमन की बात करें, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा इशू है लोगों में, गैस बनना काफ़ी बड़ा इशू है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस काफ़ी कॉमन है। अ, और जो कॉमन चीज़ें हम देखते हैं हमारे पास, बिकॉज़ हमारे पास तो इंसान रेफ़र होके आता है, तो अल्कोहल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चीज़ों की, कि मतलब अल्कोहल अब्यूज़ से जो लिवर डिज़ीज़ होती है। और मैम जैसे ओवरवेट होने का एक पैंडेमिक चल रहा है, कोविड तो अभी आया है, बट लास्ट 20 साल से आप देखेंगे कि ऊपर वाले की दया से हमारा जो थोड़ा सोशो इकोनॉमिकली कंट्री बेटर हुई है, तो हम सबके सेविंग बैंक अकाउंट, पेट, जो कैलोरीज़ का सेविंग बैंक अकाउंट है, वो सबका काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिससे इंडिया एक डायबिटीज़ का कैपिटल है। तो ये ओवरवेट होने से लोगों को डायबिटीज़ इतना ज़्यादा होता है, और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकोप होता है फैटी लिवर। तो ऐसा कहा जाता है कि 2035 तक फैटी लिवर अल्कोहल को भी पार कर जाएगा लिवर डिज़ीज़ करने में। बिकॉज़ अल्कोहल तो फिर भी कुछ लोग ही कंज़्यूम करते हैं, बट डाइटरी हैबिट्स काफ़ी पुअर होती जा रही हैं। अगर हम, जो मैं शुरुआत से बोल रहा था, ओवरवेट होने को कंट्रोल नहीं करेंगे और हम लाइफ़स्टाइल मैनेज नहीं करेंगे, तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस आपका लिवर सिरोसिस कराने के लिए बिल्कुल नॉकिंग ऑन द डोर है। डब्ल्यूएचओ कहती है इंडिया में इतना तेज़ी से फैल रहा है कि 2035 तक इट वुड बी द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ लिवर डिज़ीज़, लिवर सिरोसिस एंड लिवर ट्रांसप्लांट इन इंडिया। इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी ऐसी कहती है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। और जैसे डायबिटीज़ इतना कॉमन है, मैं आपको बता रहा हूँ, डायबिटीज़ जैसे ओवरवेट इंसान होता है, मोटे इंसान में डायबिटीज़ एक बस एक कॉम्प्लिकेशन है मोटापे की। इसी तरह मोटापे से उनके घुटने भी जाएँगे, जैसे आप सुना होगा घुटने बदलने पड़ते हैं ओल्ड एज में, या मोटापे से उनके किडनी पे भी फैट डिपॉज़िट होगा, या मोटापे से उनके और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। तो आई थिंक एज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरा प्राइम एम रहेगा कि मैं जितनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि ट्रीटमेंट देखिए मैम, मेडिकल साइंस वहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो ट्रीटेबल चीज़ें थी, सबका ट्रीटमेंट आ चुका है। अब मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो मैनेजेबल हैं। रादर देन क्योरेबल। जैसे अब डायबिटीज़ होंगी, डायबिटीज़ क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। इस तरह जो डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी लाइफ़स्टाइल की एक प्रॉब्लम है, और हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लिवर से रिलेटेड देखते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे मोटापा हो। तो आई थिंक वो लाइफ़ थ्रेटनिंग ज़्यादा है रादर देन गैस एंड कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि गैस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो ना थोड़ा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ खराब करते हैं, जिसको मॉर्बिडिटी थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली पूरी फैमिलीज़ को खराब कर देती हैं। बिल्कुल। तो समय का थोड़ा-सा अभाव है और सवाल हमारे पास बहुत हैं, तो हम आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर शुभम आपसे कि क्या जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी कॉमन है गैस्ट्रिक इश्यूज़ या डाइजेस्टिव इश्यूज़, तो क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, दैट कैन दिस लीड टू मोर सीरियस हेल्थ इश्यूज़ इन लेटर लाइफ इफ नॉट अ, प्रिवेंटेड और नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली? यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जो भी आज हमारी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ का सिम्पटम आ रहा है, तो 2 तरह के ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होते हैं। जैसे गैस हुई, तो गैस की दवाई ले ली। पर जो कारण था गैस का, वो हमने ठीक नहीं किया। वहीं पे मेरा रोल आता है कि रूट कॉज़ क्या था, कि वो बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहे, कि आगे चल के वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह कुछ बड़ा बन के निकले। तो इतनी मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है, हमारे पास इतने सारे तरीके हैं और रूट कॉज़ तक पहुँचने के, और आपको हेल्प करके जड़ से ठीक करने के, कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो, जो अगर रह रही है हमारे शरीर में लंबे समय तक, तो बाद में देयर इज़ अ हाई रिस्क दैट विल कम बैक एंड इट विल बाइट यू इन द बैक। तो ज़रूरी है कि हम रूट कॉज़ ढूँढें, क्योंकि जो हमें आज हो रहा है, वो कल को दोबारा बड़े फॉर्म में आना तो बहुत लाज़मी सी बात है, कि ऐसा होने का चांसेस बहुत हाई हैं। जी सो आई एम श्योर सबको जिनके भी सवाल थे उनको अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। सो समय का अभाव है और इसलिए इस सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर शुभम वत्स से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अब इस सेशन को आप फेसबुक पर देख सकते हैं, दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में इसको हम दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश करेंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे एक न्यू हेल्थ टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर